पहली 3 वीडियो हमने जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका है, उसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के बारे में की। अब इसी कड़ी में हम कार्यपालिका के प्रमुख जो है प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। तो जो प्रधानमंत्री है, इनको वास्तविक प्रमुख कहा जाता है भारत सरकार का, क्योंकि भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर जो आर्टिकल 74 है, अनुच्छेद 74, वो ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 74 के तहत जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका के प्रमुख है, इसीलिए इन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, डी जूर नहीं। डी जूर एग्जीक्यूटिव यूज किया जाता है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि नाम के लिए तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है, जैसा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वो इसे मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के बिना उसको यूज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 जो है ये बोलता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान देने लायक है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित। निर्वाचन प्रधानमंत्री का एक सांसद के तौर पे होता है, लेकिन पद के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ये कई बार एक अच्छा क्वेश्चन सेट कर सकता है एग्जामिनर कि प्रधानमंत्री बताइए नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री घोषित करे या नियुक्त कर देंगे। तो जो लोकसभा के अंदर बहुमत दल का नेता है, यानी कि जो मेजोरिटी, जिस पार्टी को मेजोरिटी है 272 प्लस, अगर जिसको सांसदों का समर्थन है जिस व्यक्ति को, या अगर 272 प्लस किसी के पास नहीं है, तो वो व्यक्ति जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसदों का समर्थन है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं और फिर उसको एक रीजनेबल टाइम देते हैं, यानी कि एक समय देते हैं अपने विवेक से कि इतने समय के बीच में उसको संसद का विश्वास जीतना होता है, यानी कि विश्वास मत हासिल करना होता है। और अगर बहुमत नहीं है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे में राष्ट्रपति सविवेक का, यानी कि अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करते हैं। संविधान के अंदर ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय उसे सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में 75 आर्टिकल ये बोलता है कि प्रधानमंत्री को 6 महीने के अंदर, नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका मेंबर हो जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इसी बीच में जो कांग्रेस में परंपरा रही थी बहुत पहले से, जब जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी मृत्यु हुई, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की परंपरा रही थी, जो गुलजारी लाल नंदा इस पे 2 बार आसीन रहे। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी मृत्यु के बाद भी ताशकंद में एक्टिंग प्रेसिडेंट बना, लेकिन 1979 में अपने डिस्क्रिशन का, यानी कि अपने सविवेक का उपयोग करते हुए नीलम संजीव रेड्डी ने जो है चरण सिंह को प्रधानमंत्री घोषित किया था। इसी तरीके से जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 84 में, तो ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त नहीं है, या कोई सरकार अपने विश्वास प्रस्ताव में फेल हो चुकी है और सरकार का पतन हो गया है, तो राष्ट्र या किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि इसके पास बहुमत है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और एक रीजनेबल टाइम के अंदर, कोई यथाउचित समय के अंदर उसको बोल सकते हैं कि वो अपना जो है विश्वास प्रस्ताव हासिल कर ले। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को शपथ वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति के सामने या उनकी उपस्थिति में शपथ ली जाती है, और ये शपथ वो एक मंत्री के तौर पे लेते हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसा विशेष पद नहीं है, बस वो जितने भी मंत्री हैं उसके अलावा
प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियां और पावर होती हैं। जो शपथ एक मंत्री लेते हैं वही शपथ भारत के प्रधानमंत्री लेते हैं, और वो शपथ के रूप में बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, और जो भी उनकी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने में पूरी श्रद्धा और जो है बिना भय और पक्षपात के सबके साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे। ऐसी शपथ प्रधानमंत्री लेते हैं। इसमें पद और गोपनीयता दो महत्वपूर्ण वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोपनीयता शब्द का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री को अगर कोई भी बात एक मंत्री या प्रधानमंत्री होने के नाते पता है तो वो बात प्रधानमंत्री किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कब? तब तक जब तक कि ऐसा करना ज़रूरी ना हो। यानी कि कोई भी काम करने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब तो वो जो उनके पास फैक्ट है या इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तब तक के अलावा प्रधानमंत्री किसी को भी जो सूचना उनके पास होती है एक मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। प्रधानमंत्री की पदावधि यानी कि जो टेन्योर है वो कोई फिक्स नहीं है। इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 बोलता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक उस पद पर रहेंगे। लेकिन प्लेजर का अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी उनको अपने पद से हटा सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास हासिल है, यानी कि वो विश्वास प्रस्ताव, एक कॉन्फिडेंस मोशन है, उसमें जीत रहे हैं, उसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं, यानी कि उनके पास इफेक्टिव मेजोरिटी 272 प्लस सांसदों का समर्थन है, तब तक उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। या फिर एक दूसरे हटने का ग्राउंड ये है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो ऐसे समय में जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो लोकसभा भंग हो जाती है। इन दो सिचुएशन के अलावा कभी भी उनको नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के वेतन के। तो वेतन उनको एक सांसद के तौर पे ही मिलता है, यानी कि जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही वेतन प्रधानमंत्री का होता है, और वो वेतन संसद के द्वारा निर्धारित होता है। समय समय के साथ इसमें फेरबदल होता रहा है। लेकिन एक सांसद के वेतन के साथ साथ प्रधानमंत्री को कुछ और जो परिलब्धियाँ और भत्ते हैं, कुछ एम्यूलमेंट्स और प्रिविलेजेस हैं वो मिलते हैं। इसके अंदर जो है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, इसके अलावा कुछ स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इत्यादि कुछ सुविधाएं होती हैं, ट्रैवल अलाउंसेस हैं। ये कुछ ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो उनको सांसद से ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं उनके कार्य की। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जो है उसको रोजेज के गुलाब के फूल की संज्ञा दी गई है दूसरे सभी फूलों में, और भारत के अंदर जो है वास्तविक शक्तियाँ उनके पास है, तो उनके ऊपर बड़े महत्वपूर्ण कार्य है। तो उनके जो काम हैं, जो ड्यूटीज़ है, उनको मल्टीपल हेड में हम लोग देखेंगे कि किस किस के प्रति क्या ड्यूटियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी ड्यूटी, जो मंत्रिपरिषद के लिए क्या कर्तव्य है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहला कि प्रधानमंत्री जो है वही हैं जो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। दूसरी बात 77 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 77 के 3 के अंदर जो नियम है कि राष्ट्रपति जो है प्रशासन, केंद्र के प्रशासन के बेहतरी के लिए नियम बना सकते हैं या काम को बांट सकते हैं मंत्रियों में इनडायरेक्टली, कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, यानी कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा लेना है, इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, और जो बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तीसरा, अगर उन्हें किसी मंत्री से त्यागपत्र या रेजिग्नेशन लेना है, कोई मंत्री अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन नहीं कर रहा है, सदन के अंदर या सदन के बाहर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद है उसके निर्णयों के विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में या किसी और अन्य कारण से वो मंत्रियों से त्यागपत्र ले सकते हैं। और अगर मंत्री त्यागपत्र देने से मना करे तो वो राष्ट्रपति को बोल के उन्हें मंत्री पद से हटा सकते हैं, कि बर्खास्त की अनुशंसा कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण काम जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा जब ऐसा माना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री अपने ऐसा फैक्ट है
कि अगर प्रधानमंत्री अपने सदन से इस्तीफा दे देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो सारी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। यानी कि अगर ये उनके लीडर हैं, टीम मैन है, हेड हैं, कि अगर प्रधानमंत्री ही अपना इस्तीफा दे देंगे तो सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को ये अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि लोकसभा का विघटन करके नए चुनाव करवाए जाएं। ऐसा कई बार इतिहास में हुआ है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका दायित्व है, कर्तव्य है, वो राष्ट्रपति के प्रति है, जो संविधान में उसका वर्णन है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 78 में है। 78 जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री के ऊपर 3 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी इम्पोज करता है, उनके कर्तव्य बताता है। सबसे पहला है संघ के प्रशासन की जानकारी देना, यानी कि मंत्रिमंडल ने, मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है, निर्णय लिए हैं भारत के प्रशासन के बारे में, तो वो सभी निर्णय प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को बताएं। दूसरा आर्टिकल बोलता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी, मतलब अगर राष्ट्रपति कोई भी ऐसी सूचना उनसे मांग रहे हैं जो भारत के प्रशासन से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री को देना होगा, ऐसा उनका दायित्व है। नंबर 3, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी ऐसे विषय पे, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पे उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, यानी कि जिसमें किसी मंत्री ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, उसमें अगर किसी मंत्री ने किसी सब्जेक्ट पे डिसीजन लिया है, लेकिन उसके डिसीजन को बाकी जो मंत्रिपरिषद है, होल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरा मंत्रिपरिषद है, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो उसके विषय में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, और ऐसा देना उनका संवैधानिक दायित्व है, यानी कि प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट के अंदर सलाह देते हैं, और जो कि उनके लिए बाइंडिंग है, बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 74 के तहत। और उदाहरण के लिए कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हुए। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर है उनको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निर्वाचन आयुक्त है, उनकी अपॉइंटमेंट में। फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है, उनके सदस्यों को अपॉइंट करने में। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, उस सलाह के ऊपर ही राष्ट्रपति इन लोगों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के अनुसार ही इन पदों पर अपॉइंटमेंट की जाती है। अब तीसरी ड्यूटी जो प्रधानमंत्री की बनती है वो संसद के लिए है, यानी कि संसद के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है। तो प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया है, तो उनकी जवाबदेही सबसे अधिक बनती है। सरकार से जो भी प्रश्न किए जाते हैं उनका जवाब देना या उन डिसीजन को फेस करना, स्टैंड करना, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। इसके अलावा सरकार की जो भी नीतियां होती है वो सदन पे रखते हैं, चाहे वो बजट से लेके नई कोई भी नीतियां हो, उदाहरण के लिए चाहे कृषि कानून है या डिफेंस का कानून है, तो ये सभी नीतियां जो है वो प्रधानमंत्री इनके लिए जवाबदेह हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं कि कब नया सत्र बुलाना है, स्थगित करना है। इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो संसद है उसके सत्र को बुलाते हैं। इसके अलावा लोकसभा के विघटन का सुझाव भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। 5 वर्ष पूरे होने पे या जब भी प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि संसद का सदन यानी कि लोकसभा जो है उसका विघटन करके नए चुनाव करवाए जाएं, ये सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं उनको। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। वो केंद्र सरकार के फेस हैं, प्रमुख चेहरा हैं। वे सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है। और जितनी भी सेना है उनके राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात में विभेद करना या इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति हैं, लेकिन सभी सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कुछ बात और है,
जिनके बारे में जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध या ऐसी कोई बाध्यता या ऐसा कोई कुछ भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो ये बताता हो कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों के अंदर संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसद के ऊपरी सदन से थे, यानी कि राज्यसभा से थे, वो प्रधानमंत्री बने। इसमें मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी का नाम फेमस है। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट के सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। इनमें नरेंद्र मोदी, एचडी देवेगौड़ा, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह इत्यादि कुछ प्रमुख है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में था। इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ने और रिवाइज करने के बाद उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं या क्वेश्चन हैं, आप उनको टैकल कर पाएंगे और सही से जवाब दे पाएंगे। थैंक यू।